अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़लहु शिफा। इसका तर्जुमा है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की, हत्ता कि उसका इलाज भी बनाया है। ये रिवायत सही बुखारी की है। नाजरीन, मैं हफ्सा अब्दुल अलीम आज एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए जुड़ी हूँ। आज इस इंटरव्यू का मकसद कुछ उन बातों पर है कि क्या हर अमराज की दवाई है या कुछ ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से हम जिंदगी तमाम दवाइयों को और गोलियों को चने बटाने की तरह खाने के मोहताज हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा बीपी, शुगर, पीसीओडी, थायराइड, ऐसी कुछ चंद बीमारियां हैं जिसका मुकम्मल इलाज नहीं है और इन बीमारियों के मरीज तकरीबन हर तीसरे घर में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि हर बीमारी का इलाज है और हम बेशक सिर्फ जरिया है सही इलाज अपने अहले अहाल, दोस्त और तमाम पेशेंट्स तक पहुंचाने। ये इलाज एक्यूपंक्चर का है जो कि एक सिंगल नीडल से सौं बीमारियों के लिए शिफा का जरिया है। आज हमारे साथ केरला की खूबसूरत सिटी कन्नूर से एक्यूपंक्चरिस्ट प्रैक्टिशनर रुवैदा खालिद जुड़ी हैं, जिन्होंने खवातीन के मसाइल पर और बच्चों की सेहत पर 6 साल से लगातार काम किया है और उनका अपना क्लिनिक कन्नूर में है। आइए उनसे और डिटेल्स जानते हैं। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ इस इंटरव्यू में। शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। एक्यूपंक्चर किस तरह का इलाज है? एक्यूपंक्चर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। कम्प्लीटली वो पेशेंट जो ऑलरेडी दवाई ले रहा हो उनका दवाई भी स्टॉप करके हम एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हैं। और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में ऐसा कोई नुकसान या ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है। जस्ट एक सिंगल नीडल करते हैं एक हफ्ते में एक दिन। हर एक बीमारी के लिए ट्रीटमेंट हो जाता है एक्यूपंक्चर में, बिना कोई दवा के। ड्रगलेस थेरेपी है एक्यूपंक्चर। ये किस एज से शुरू कर सकते हैं? हर एज ग्रुप के लिए कर सकते हैं, जैसे पैदा हुए बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक हर एज ग्रुप में कर सकते हैं। सबके लिए बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो बच्चों को भी कर सकते हैं? जी, बच्चों बहुत को भी खुशी हुई है कर सुनकर। जी। नॉर्मली खवातीन के मसले बच्चों की सेहत को लेकर होते हैं। जी। बच्चों को कुछ होता है तो फौरन से हॉस्पिटल लेकर चल जाते हैं। जी। तो एक्यूपंक्चर में इसका क्या इलाज है? जब आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस पहले आपसे बताना चाहूँगी कि मैं एक्यूपंक्चर में आने से पहले 6 साल पहले मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं जब वो बीमार पड़ते थे तब मैं भी उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाती थी पहले तो हर हफ्ते ऑफनली वो लोग बीमार पड़ जाते थे, जुकाम, खांसी, बीमारी ऐसे। तो क्या होता था कि मैं नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाती थी और मेडिसिन देती थी, एंटीबायोटिक्स देती थी। तो उस वक्त तो ऐसा देखा जाता था कि नॉर्मली बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि क्यों ऐसे बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, शायद उनको इम्यूनिटी पावर लो है क्या, ऐसे कुछ है क्या। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त मैं एक्यूपंक्चर में आई। एक्यूपंक्चर में आने के बाद सच में बोले तो मेरे आंखें खुल गई, ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे थे इतने साल तक वो गलत कर रहे थे। अब तभी मुझे पता चला एक्यूपंक्चर सीखने के बाद। क्योंकि क्या होता है कि खांसी, जुकाम और जो भी हो, लूज मोशन, डायरिया, जो भी हो, ऐसे बीमारियां तब आती हैं जब उनके बॉडी में वेस्ट हो। अच्छा। जब कचरा कुछ हो, वेस्ट, तो उस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए आता है ये बुखार, जुकाम, खांसी सब। तो उसी टाइम पे हम जब मेडिसिन देते हैं बच्चों को तब क्या होता है कि वो वेस्ट बाहर नहीं निकलता बॉडी से, उसे सप्रेस करते हैं। इट्स जस्ट टाइम बीइंग रिलीफ, क्योर नहीं होता। तो हमें क्या चाहिए? क्योर चाहिए। ये रिलीफ जब हम उसे सप्रेस करते हैं वो वेस्ट को, तो वो बार बार फिर से बॉडी अच्छा काम कर रहा है। बॉडी का बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है कि इस वेस्ट को निकाले, तो बीच बीच में बुखार, खांसी के रूप में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन खा के इसे सप्रेस करते हैं और बजाय इसे सप्रेस करके हम एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में बॉडी को ईजिली ये वेस्ट को निकालने में हेल्प करते हैं और आसानी से बीमारी क्योर हो जाता है। तो बच्चों को जो आम बीमारियां होती है जैसा नज़ला, जुकाम, खांसी, इसको कितना अरसा एक्यूपंक्चर करना पड़ता है? वैसे तो हम ये पहले ही बता नहीं सकते कि कितने दिनों में क्योर हो जाएगा, ऐसे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक बंदे में अलग रहता है, हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल्स अलग हैं। तो वैसे उनका बॉडी, उनका जो कंडीशंस हैं उनके, वो सब डिफरेंट होते हैं।
तो हर एक इट डिपेंड्स, लाइक कुछ बच्चों को जल्दी हो जाता है शिफा, तो कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम भी लग सकता है। नॉर्मली 1 या 2 हफ्तों में हम बोलते हैं कि 4 गोल्डन रूल्स, जो भी बीमारी के लिए 4 गोल्डन रूल्स बताते हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में, उसे फॉलो करने से तो बहुत ही जल्दी बीमारी का शिफा हो जाता है। 4 गोल्डन रूल्स, थोड़ा सा उसके ऊपर आप 4 गोल्डन रूल्स मतलब ट्रीटमेंट के साथ हम यही बताते हैं सबसे कि लाइक खाना तभी खाना जब भूख हो। नॉर्मली तो सब ऐसे हम लोग टाइम दे के खाते हैं, नहीं तो एक दिन में 3, 4, 5 बार सब खाना खाते हैं ऐसे, बट हम लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं खाना। बॉडी में हमें ये भूख प्यास ये सब इंफॉर्मेशन हमें बॉडी दे रहे हैं, तो उसको जानकर उसको पहचान कर हम उसके मुताबिक खाना खाने, जब भूख हो तभी खाना खाना और जब प्यास हो तभी पानी पीना, ना कि इतना ज़्यादा पानी पीना एक दिन में, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। और रात को सो जाने 9 बजे 9:30 बजे तक सो जाना है। और हम ये भी कहते हैं कि जब बुखार ऐसे कुछ हो तो बॉडी नॉर्मली कमज़ोर रहता है, वीकनेस रहता है, तो रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। यही चीज़ें हम हर पेशेंट से कहते हैं। कोई परहेज या रेस्ट्रिक्शंस है खाने पर इसमें? नहीं, वैसे तो कोई परहेज नहीं है। इस ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छा एक बात यही है कि कोई परहेज नहीं रहता। नॉर्मली हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं या नहीं तो हाइपरटेंशन है या जो भी बीमारियां हैं, लोग सब डर जाते हैं क्योंकि वो खाना उनके पसंद के मुताबिक खा नहीं सकते। जो डायबिटिक है उन्हें मीठा तो बहुत ही पसंद होता है, फ्रूट्स पसंद होता है, शहद पसंद होता है, खजूर पसंद होता है, पर वो लोग खा नहीं सकते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनका डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर एक इतना खूबसूरत ट्रीटमेंट है जहाँ पे जो उनको पसंद है खाना वही खा के ट्रीटमेंट करके अपने डायबिटीज़ को संभाल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भूख लगे तो ही खाना है, तो अक्सर हम घर में देखते हैं घरों में कि बच्चों को अपने मदर्स फीड करते हैं ताकि वो उस तरीके के साइज के हों और बड़े हों और हेल्दी हों, तो क्या वो ठीक है फिर? एक्चुअली वो किसके लिए करते हैं ऐसे? अपने बच्चों के लिए या जो लाइक सोसाइटी है, जो उनके बीच में लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं क्यों आपके बच्चे इतने दुबले क्यों हैं या नहीं तो इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं। ऐसे उन लोगों को खुश करने के लिए एक्चुअली ये वालिदैन क्या करते हैं, उनके बच्चों को खिला खिला कर मोटा करने के लिए सोचते हैं। एक्चुअली अगर वो अपने बच्चे का सेहत के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे फोर्स करके बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। जो बच्चों को जब भूख हो तभी खाना खिलाएंगे और उनके पसंद से अच्छा खाना खिलाएंगे, उनके पसंद से। नॉर्मली हम लोग यही देखते जा रहे, लेकिन आप अगर गौर करें तो वैसे बच्चे जो हम जब भूख के मुताबिक खाना दें और उनके पसंद से वो खाना खा रहे हैं, वो लोग बहुत हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी भी उनका हेल्दी रहता है। अदरवाइज अगर आप ज़बरदस्ती खिला रहे हो, उनको मोटा करने के लिए खिलाते जा रहे हो, ऑफन बीमार पड़ जाते हैं और कमज़ोर रहते हैं। तो और हाल में हमने पिंक आई इन्फेक्शन का बहुत सुना था जी, तो ये मुमकिन है कि वो बीमारी रिवर्स हो सकती है एक्यूपंक्चर? यस ऑफ कोर्स, बहुत ही एक्यूपंक्चर तो हर एक बीमारी के लिए इलाज है एक्यूपंक्चर में। ये रेड आई इन्फेक्शंस तो ऑफन रहता है। अभी अब अगर देखें तो पिछले महीने तक बहुत ही कॉमन रहा था इन्फेक्शन, तो आई इन्फेक्शन के लिए भी एक्यूपंक्चर हम करते हैं और एक्यूपंक्चर में बहुत ही अच्छे मिराकुलस 100% एक्यूपंक्चर में रिजल्ट्स आते हैं माशाल्लाह। सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है जी, इसका क्या वजह हो सकती है और इसका इलाज है एक्यूपंक्चर में? जी, एक्यूपंक्चर का हर बीमारी के लिए इलाज है एक्यूपंक्चर में। कैंसर जैसे हम अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि कैंसर है तो आप वाकई में डर जाती हैं कैंसर नाम सुन के। वैसे हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को डराते ही नहीं है नाम बताकर। हम उसका सिम्टम्स जो है उस सिम्टम्स को इलाज करते हैं। और ऑब्वियसली हम देखते हैं जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कैंसर बीमारी से, वो लोग तो उनके लाइक नॉर्मल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा टैबलेट्स मेडिसिन ले लिए होते हैं वो लोग ऑलरेडी। इफ़ लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, तो वो लोग पीरियड्स इश्यूज़ के लिए, ब्लीडिंग के लिए, नहीं तो ओवर ब्लीडिंग के लिए, नहीं तो दर्द के लिए, ऐसे सब मेडिसिन लेकर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में बॉडी वेस्ट को एलिमिनेट करता है
और उसी वेस्ट को एलिमिनेट करते समय शायद थोड़ा दर्द, थोड़ा तकलीफ तो रहता है क्योंकि बॉडी एलिमिनेट कर रहा है वेस्ट को। तो उस वक्त हम जब टैबलेट्स खाएं ये दर्द कम करने के लिए, मेडिसिन दवाएं लें, तब क्या होता है कि पेन सप्रेस, ये दर्द जो है या तकलीफ जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो हमें लगता है कि क्योर हो गया, पर क्योर नहीं है, बस उस टाइम के लिए रिलीफ है और वो वेस्ट वहीं पे रहता है और ये वेस्ट वहाँ जमा होने के बाद ऐसे ट्यूमर्स जैसे बन जाके कैंसर बन जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर में कैंसर और हर बीमारी के लिए शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ही एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स हमने देखे हैं पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में, जहाँ ट्रीटमेंट करके उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक कॉमन सवाल है औरतों में हार्मोनल इश्यूज को लेकर। जी। हर तीसरी औरत को पीसीओडी, थायराइड ये लाजिम हो गया है। जी। आजकल पेशेंट्स भी हम देखें तो औरतें तो बहुत ही, इवन लड़कियां, टीनेज गर्ल्स बहुत ही आते हैं, ब्लीडिंग, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ऐसे इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं। तो ये सब तो नॉर्मली हर बीमारी जैसे ही हम इसका भी इलाज करते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वैसे ही इसका भी इलाज हो जाता है। बट ख़वातीन जो हैं, मुझे लगता है ख़वातीन बिल्कुल अपने ख्याल नहीं रखते। जैसे घर पे बच्चों का ख्याल रखते हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं घर पे उनका सब ख्याल रखते हैं, बट उनका जब सेल्फ हेल्थ का केयर का टाइम आए तो वो लोग बहुत केयरलेस बन जाते हैं। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हर घर में ख़वातीन सबसे लेट सोती हैं, सबसे लेट, सबको सुला धुला के सब काम ख़त्म करने के बाद। तो हम एक्यूपंक्चर में कहते हैं 9-9:30 को सोना ही चाहिए। 9-9:30 को हाँ, सोना चाहिए। तो और खाना सब लाइक रात का खाना जो है जल्दी खाना चाहिए, इवनिंग में ही 7 o'clock से पहले, ऐसे कुछ फॉलो कर। और वो भी पीरियड्स टाइम पे भी ख़वातीन जो हैं उनका बॉडी को केयर करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ऐसे कुछ टेक लाइक दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ऐसे नहीं करने से ऐसे इश्यूज सब आ सकते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर में इन सब के लिए ट्रीटमेंट है। हमारे पास ही बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बिल्कुल पीरियड्स ना हो, और नहीं तो 2 महीने में 3 महीने में पीरियड्स हो रहा हो, और उनको भी ट्रीटमेंट करके माशाल्लाह ट्रीटमेंट पीरियड्स सब हो जाता है। और ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको बिल्कुल पीरियड्स नहीं हो रहा, इश्यूज हो रहा है और कंसीव नहीं हो रहे, और वो लोग पीरियड्स होने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बिना पीरियड्स हुए भी कंसीव होकर बहुत अच्छे हेल्दी प्रेगनेंसी एंड हेल्दी बेबी को डिलीवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट डिस्चार्ज और स्पॉटिंग पीरियड्स के बाद भी बहुत दिन रहते हैं, जी। ऐसा क्यों? असल में जो वेस्ट बाकी है तो वो पीरियड्स के बाद भी बॉडी एलिमिनेट करेगा। जैसे स्पॉटिंग दिख रहा है या वाइट डिस्चार्ज, सब बॉडी से वेस्ट ही है जो निकल रहा है। बट अगर वो ज़्यादा हो, परेशानी, तकलीफ बन जा रहा है, तो उसके लिए एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंशाल्लाह एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करने से कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। तो ये एक गुड साइन है कि वो निकल रहा है तो निकलने देना। अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा। मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है ये, कि बॉडी में जो वेस्ट है बॉडी उसे निकाल रहा है, बट हम ये समझ नहीं रहे। हम कुछ स्पॉटिंग थोड़ा दिन देख लिया, नहीं तो कुछ और देख लिया थोड़े दिन, तो हम लोग घबरा के जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इसे स्टॉप करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कहा था कि ऐसे वेस्ट जब एलिमिनेट होते हैं तो हम उन्हें वेस्ट एलिमिनेट होने नहीं देते, हम टैबलेट्स लेके उसे सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, और इसी के वजह से बाद में इससे परेशानियां हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ऐसे जाने देना है, कम्प्लीटली क्लीन होने देना है बॉडी को। बट इन केस उसे तकलीफ है, परेशानी है, तो आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा, तो ये पीरियड्स के दिनों में हम आम तौर पर जितना काम करते हैं, जैसा करते हैं, जी, वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, हम लोग एक्यूपंक्चर में ख़वातीनों से रेस्ट लेने के लिए कहते हैं पीरियड्स के समय। रेस्ट का मतलब ये तो नहीं कि कम्प्लीटली लेट जाए या नहीं तो कम्प्लीटली सो जाए, ऐसे नहीं, बट हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा कम करके रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले 4G 4 गोल्डन रूल्स बताया था, वैसे उस अगर आप गौर करें तो पीरियड्स के पहले 2-3 दिनों में ज़्यादा भूख नहीं रहता और थकान कमज़ोरी रहती है, तो उस वक्त में आप खाना अवॉइड कर सकते हैं। इन केस आपको भूख है तब लाइट फूड या फ्रूट्स या जूस पे डिपेंड कर सकते हैं और रेस्ट देना बॉडी को। इससे क्या होता है कि बॉडी से जल्दी ये वेस्ट एलिमिनेट होके आप हेल्दी हो जाएंगी। पीरियड्स के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और खाने के बारे में भी थोड़ा गौर करना चाहिए कि लाइट फूड या फ्रूट्स लें। वैसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए।
अच्छा, नहाना नहीं चाहिए? जी, नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बॉडी उस वक्त अपना एक नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। वो उस वक्त नेचुरली हमें बहुत गर्मी लगती है ना, हाँ, वो इसलिए क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि बॉडी में जो वेस्ट है वो इजीली एलिमिनेट हो जाए। तो इस वक्त हमें नहाना या उस गर्मी को कम नहीं करना चाहिए, हम उसे छोड़ देना चाहिए। बॉडी का लैंग्वेज समझकर उसे बॉडी को हेल्प करना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि मत नहाओ, एटलीस्ट पहले का वो 2-3 दिन जो है जब ब्लीडिंग रहता है उस दिन तक नहीं नहाना चाहिए। जी जी, ज्यादातर औरतें पीरियड्स में मिफ्ताल जैसी पेन किलर्स खा लेती हैं, हाँ, दर्द को कम करने के जी। लिए। क्या आपने सुना था 2-3 हफ्ते पहले न्यूज़ आया था कि मेफ्ताल इज बैंड, सुना था आपने? जी जी जी, तो वो अभी बैन क्यों हुआ है? क्योंकि उसके वजह से बहुत खवातीन ही नहीं, सब लोग ये पेन किलर ऐसे यूज़ कर रहे हैं ना। तो जैसे हमें पता है हर घर में ये मेफ्ताल हमेशा स्टॉक में रहता है। जो कोई भी छोटा सा दर्द हो, परेशानी हो, मुश्किलें हो, सबके लिए मेफ्ताल खाते हैं लोग। ऐसे जैसे पीरियड्स में जो मेंसेस क्रैम्प्स आते हैं उसके लिए, सर दर्द के लिए, कोई भी छोटा से छोटा दर्द हो वो लोग सहने के लिए तैयार नहीं होते, पहले मेफ्ताल खा लेते हैं। और अभी मेफ्ताल इतने साल खाने के बाद उनके बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट्स आए, उन्हीं के वजह से अब ये मेडिसिन भी बैन हुआ है। तो ज़रा देखें कि इतने लोग ऑलरेडी अफेक्टेड हो गए, उसके बाद अभी बैन हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर में तो बिल्कुल कोई मेडिसिन हम देते नहीं, कोई दवा नहीं देते, बिना दवाई के ही एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से, जैसे जस्ट एक सिंगल नीडल से इस दर्द और जो मेंसेस क्रैम्प्स है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि नहाना नहीं चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और खाने का सब ध्यान रखना चाहिए, ये सब करके एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह मेंसेस क्रैम्प्स तो पूरा ही क्योर हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या प्रेग्नेंट खवातीन के लिए एक्यूपंक्चर सेफ है? बहुत ही, एक्यूपंक्चर जैसे मैंने कहा सबके लिए बहुत सेफ है, कोई नुकसान नहीं है इस ट्रीटमेंट में। तो जैसे जो बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर जितने भी एज हो, जितना भी उम्र हो, उन सबके लिए एक्यूपंक्चर बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक? हाँ, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए और बेबी की ग्रोथ सही होने के लिए, जैसे हम रेगुलर चेकअप्स को जाते हैं, मेडिकल चेकअप्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये ज़रूरी है इतना? देखिए, प्रेगनेंसी इज़ नॉट बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी बहुत ही एक नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल फिनोमेना है। हर एक लिविंग बीइंग में नेचुरल एक ये है प्रेगनेंसी जो बोले तो ये बीमारी नहीं है। ट्रीटमेंट हम किसके लिए करते हैं? बीमारी के लिए करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करने के, बट इन केस उस खवातीन को कुछ परेशानियां हैं, कुछ तकलीफ़ है, कुछ लोगों को होता है ना उल्टी, या कुछ लोगों को थकान, कमज़ोरी, ऐसे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो, कुछ परेशानियां हो, तो उसके लिए हम एक्यूपंक्चर कर सकते हैं ज़रूर। ओके। हम प्रेग्नेंट लेडी से नॉर्मली यही कहते हैं, जो फौजी मैंने आपसे पहले कहा था वही कहते हैं। बट अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ख़वातीन को खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, भूख नहीं रहता, खाना बहुत से टेस्ट उन्हें पसंद नहीं रहता। बट नॉर्मली घर पे जो रिश्तेदार हैं, जो उनके माएँ जो हैं, वो लोग क्या करते हैं, फोर्स करके खाना खिलाते हैं, ज़बरदस्ती खिलाते हैं, कहते हैं कि बच्चा भी है और आप तो दोनों का खाना चाहिए, बट पेट तो एक ही है ना, तो खाना तो उसी हिसाब से खाना, जब उनको भूख हो तभी खाना। और ये इसका ख्याल रखना कि जो उनको टेस्ट पसंद हो, प्रेगनेंसी में हर सबका ऐसे डिफरेंट होता है टेस्ट, किसी को खट्टा मीठा पसंद हो तो किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है। तो उस हिसाब से उन्हें जो पसंद है उस हिसाब से उन्हें खाना देना चाहिए, वो भी जितना उन्हें चाहिए उतना ही, बस उन्हें फोर्स करके खाना खिलाना ये सब उनको बहुत और ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है। और इसी ऐसे खाना जो खाते हैं जब भूख हो और उनको जो पसंद है वो खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी होता है और उनका बच्चा भी हेल्दी रहता है। ना कि जो हम देख रहे हैं नॉर्मली कि जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनको प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं और बच्चे को भी उससे तकलीफ हो जाता है। जैसे कि एक हमने गौर किया है कि जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग तो सप्लीमेंट्स नहीं लेते, तो वैसे बेबीज़ को माशाल्लाह जॉन्डिस का बिल्कुल तकलीफ नहीं रहता। जॉन्डिस तो आज बहुत ही कॉमन हो गया है, हर एक बच्चे में हम देखते हैं जो डिलीवरी के बाद पिछले दिन ही बोल देते हैं कि जॉन्डिस है और NICU में रखना चाहिए उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में ऐसे कुछ जॉन्डिस का तो बिल्कुल ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा हमने।
और ऐसे भी अक्सर होता है कि कुछ ख़वातीन, अगर हम देखें, मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है बिफोर एक्यूपंक्चर में आने से पहले, कि हम हॉस्पिटल तो जाते थे पर कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से शायद बच्चे हमेशा हेल्दी रहते हैं सप्लीमेंट्स ना लेने से। और जो बच्चे सप्लीमेंट्स जो प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स ले चुके हैं, उनके बच्चों को हम लोग देखते हैं कि बहुत बीमारियां और तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। जी। और बहुत, अगर हम आजकल देखें तो सिजेरियन बहुत पॉपुलर हो गया है। इसके कई वजूहात है, जिसमें से एक वजह है कि कम दर्द होता है। जी। असल में सी सेक्शन की बात तो बड़ी मजाक की बात है सच में। तो अगर आप एक रेशियो स्केल लें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो जितना परसेंटेज सिजेरियन सी सेक्शन हो रहा है, वो अगर बोले तो 20% सी सेक्शन हो रहा है, तो दूसरे कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर देखें तो सिर्फ 2% सी सेक्शंस हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने जल्दी, कितने बहुत ही छोटे छोटे रीजंस के लिए सी सेक्शन हमारे इंडिया में हो रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे न्यूली मैरिड जो है टीनेज गर्ल्स या 18-19 ईयर्स या 20 ईयर्स में जो हैं, शायद वो खुद, उनको दर्द सहने से डर के वो खुद डॉक्टर से कह देते कि मुझे सिजेरियन सी सेक्शन कर दो, मैं लेबर पेन नहीं सह सकती। ऐसे भी होता है। शायद वो तैयार होते हैं बट उनके रिश्तेदार जो है वो बहुत मोहब्बत के वजह से कहते हैं कि मेरी बच्ची शायद दर्द नहीं सह सकती तो आप सी सेक्शन कर दो। ऐसे भी देखा जाता है, और ये तो बस हिलेरियस लग रहा है बट इट्स ट्रू। एंड ऑल्सो हम देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे रीजंस के लिए जो हम ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कहा जा रहा है, जैसे कॉर्ड का लूपिंग हो या नहीं तो बच्चे का पोजीशन सही नहीं हो, ऐसे सब रीजंस कह के सी सेक्शन तो बहुत ही कॉमनली किया जा रहा है आजकल। बट एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंसेस हमने देखा है जहाँ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी बहुत नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है और बच्चा और माँ दोनों भी हेल्दी रहते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि सी सेक्शन में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि दर्द नहीं रहता, दर्द कम रहता है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जब सी सेक्शन कर रहे हो तो वो लोग उस वक्त पे दर्द नहीं, वो लोग महसूस नहीं करते दर्द, क्योंकि जो इंजेक्शंस दिया जाता है, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके वजह से दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। बट उसके बाद जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, दिनों तक, महीने तक उस स्टिच का दर्द रहता है और उससे तकलीफ़ रहते ख़वातीन में को टॉयलेट में जाना हो, लेटना हो, इवन खांसी कुछ ऐसा आ जाए तो भी वो लोग बहुत तकलीफ़ में पड़ जाते हैं सी सेक्शन। बट ये जो लेबर पेन है, नेचुरल पेन है, वो तो उसी वक्त तभी होता है जब बच्चा, लेबर पेन उस वक्त होता है, जैसे डिलीवरी ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाता है। वैसे भी हम ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं और उसके बाद जो लेबर पेन पे चले जाते हैं, वो लोग बहुत ही पेन पहले से कम महसूस करते हैं। जो हॉस्पिटल में वो लोग लेबर पेन सह रहे हैं उससे भी बहुत कम पेन महसूस करते हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बाद। तो अगर किसी को बैक टू बैक सी सेक्शंस हुए हैं जी, अभी भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है उनके लिए? जी बिल्कुल। हमारे ही एक्सपीरियंस में बहुत ऐसे केसेस हैं जहां 2, 3 और 4 सिजेरियंस होने के बाद भी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करने के बाद घर पे बहुत ही नॉर्मली हेल्थी बेबी को डिलीवरी कर चुके हैं बहुत से सारे ख़वातीन। डिलीवरी की डेट भी दे देते हैं आजकल डॉक्टर्स, जी। तो उसी पर ना हो तो परेशान हो जाती हैं ख़वातीन। वैसे तो हम पहले ही, ये इसी बात में गलती है कि पहले ही हम डेट इंटेंट कर लेते हैं। लाइक इतने नॉर्मली जैसे कहते हैं 9 महीने 10 दिन, 36 to 40 वीक्स जो कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, ऐसे कहते हैं। पर ये हम पहले से एस्टिमेट तो नहीं कर सकते कि कितने दिनों में डिलीवरी हो जाएगा। जब हम ऐसे एस्टिमेट करते हैं तभी वहाँ प्रॉब्लम होता है कि इस डेट हो गया फिर भी डिलीवरी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे डर जाते ख़वातीन और उनके रिश्तेदार जो है। बट असल में देखा जाए तो 36 वीक्स में भी होता है, 38 वीक्स में भी होता है, 40 वीक्स, 41 वीक्स में, 42 वीक्स में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तब हमें ऐसे डेट को एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट वेट करना है कि जब तक बच्चे का कंप्लीट ग्रोथ हो जाए उसी के बाद लेबर पेन आएगा और डिलीवरी हो जाएगा। तो इसमें हम पहले से डेट एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक्यूपंक्चर एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। जैसे आप देखते हैं कि हर एक बीमारी के लिए मैंने कहा एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट है, वैसे ही हम देखते हैं कि दूसरे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, मेडिसिन जो भी ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन जो ले रहे हैं वो लोग, अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। जस्ट आप गौर करके देखें, आपके घर पे जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, ज़रा गौर करके देखें, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग उनका बीमारी का इलाज हो जाता है या वो लोग फिर ज़्यादा ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जस्ट उसका ऑब्जर्वेशन करो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर इतना खूबसूरत ट्रीटमेंट है जिससे ट्रीटमेंट करने से बंदा हेल्थी हो जाता है, उनका जो कमज़ोरी, उनकी जो तकलीफ़ है वो कम्प्लीटली शिफा हो जाता है और बहुत हेल्दी हो जाते हैं। बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप ये ऑब्ज़र्व करें, आप खुद एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट जाके करें और आप ये ऑब्ज़र्व करें कि कैसे बिना दवाई के हर बीमारी का इलाज हो जाता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तभी आपको पता चलेगा ना ये ट्रीटमेंट कैसे आपके बॉडी में वर्क कर रहा है। तो आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में सब एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, उनसे कहे कि जस्ट जाके ट्रीटमेंट करके देखें तो सही, करा के देखें तो सही कि कैसे ये बॉडी में इफेक्टिव हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर वो हर जो बीमारी का इलाज करना चाहते हैं उस सब में उनको एक्यूपंक्चर में बहुत ही शिफा और बहुत ही सुकून पाएंगे वो। जी बिल्कुल बहन रुबैदा जी, बिना कोई खौफ के बहुत ही हेल्थी लाइफ जी सकते हो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के साथ। जी बिल्कुल जी। नाजरीन, इस अहम गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले मैं ये रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आजकल लोग इल्म तो बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन अफसोस हमारे मुआशरे में इल्म नाफिया से मुफीद नहीं हो पा रहे हैं। एक्यूपंक्चर के इस इलाज का इल्म का सबसे बड़ा हिस्सा सब्र, तहम्मुल और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिफा की उम्मीद रखना है। जैसे एक्यूपंक्चरिस्ट प्रैक्टिशनर रुवैदा ने बताया कि इस इलाज में अपना खाना पानी सुधारना ही दवाई है और नीडल के ज़रिए हम अपना इलाज मुमकिन करते हैं। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इलाज का इल्म हमारे सभी हिंदुस्तानी भाई बहन और साथियों तक पहुँचे, ख़ास तौर पर उन परेशान हाल मरीज़ जिनको नाउम्मीदी और डर का शिकार बनाया गया है। आमीन। जज़ाकल्लाह अल्फ खैर बहन रुवैदा। आमीन। वही है, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इंटरव्यू में शिरकत की, जिससे बहुत सारे लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हम इसी से अपना इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।